गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट जो हमने टॉपिक किया था दैट इज इक्विवेलेंट वेट, जो हम इक्विवेलेंट वेट कॉन्सेप्ट जो इसको कर रहे हैं बेटा। तो आपको मैंने रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सिखा दिया था, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ सिखा दी थी। तो आज जो है हमें ये इक्विवेलेंट वेट के ऊपर जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है डिस्कस करेंगे, कैसे हमने न्यूमेरिकल करने हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जिससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाएंगी बेटा। ठीक है, तो देखिए कैसे हमने सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं आपका। तो देखिए बेटा, एक चीज आपको बताना चाहूंगा जी, जैसे आपके पास व्हेन टू सब्सटेंस दैट मे बी एसिड और बेस और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एनी सब्सटेंस, टू सब्सटेंस रिएक्ट कंप्लीटली, अगर वो कंप्लीटली रिएक्ट हो रहे हैं बेटा तो क्या होगा, देन their equivalent will be equal, कि इन उनके जो इक्विवेलेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। अब ये बात आती है कि इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं बेटा, ध्यान देना आपने। इक्विवेलेंट्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट्स को लिखते हैं आप गिवन मास अपॉन मोलर गिवन मास अपॉन मोलर मास और इनटू में एन फैक्टर। और अगर एन फैक्टर को आप नीचे ले आओ तो क्या बन जाएगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट आपको पता ही है किसके बराबर होता है, दैट इज इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये आपको मैंने चीज करवाई हुई है पहले बेटा। तो देख सकते हैं आप कि भाई अब इनके ऊपर कैसे क्या क्वेश्चन आप कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो ये फॉर्मूला तो आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि इक्विवेलेंट्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर, या गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट्स। और इसको आप एक और टर्म से लिखते हैं कि एन इंटू मोल्स, एन इंटू मोल से भी रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि गिवन मास अपॉन मोलर मास हो गया आपके पास क्या, मोल्स, और एन फैक्टर इनटू में मल्टीप्लाई बेटा। तो इससे भी आपके पास जो है ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाते हैं बेटा। अब आपके पास कोई एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए बेटा, ये हमने एग्जांपल लिया इसमें, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KMnO4 विल रिएक्ट विद 50 ml ऑफ 0.2 मोलर। ये जो अगर आप जानते होंगे तो ये क्या है बेटा आपके पास, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है बेटा इसमें। तो आप देखिए यहां से आपको क्या करना है बेटा, पहले आपको मोल्स निकालने हैं। और मोल्स किसके निकालने हैं, ऑक्सैलिक एसिड के। देखिए 50 ml दिया है तो सिंपल सी बात है, आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर में ml में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो बेटा यहां से हमें क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो मोल्स किसके बराबर आ जाएंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000। मोलैरिटी कितनी है आपके पास, 0.2 इंटू 50 अपॉन 1000। तो बेटा कितना बन जाएगा आपके पास, ये देखिए तो आ जाएगा 0.001 मोल्स। ठीक है, आई थिंक ये आएगा। तो देखिए इसमें एक जीरो कम आएगी बेटा। तो देखिए ये किसके बराबर होना चाहिए, ये ऊपर बन गया आपके पास कितना, दैट इज 10 अपॉन 1000, 0.01 मोल्स आए बेटा। ये मोल्स आ गया आपके पास, क्लियर। अब आपने आगे क्या करना है बेटा, एन फैक्टर कितना होता है ऑक्सैलिक एसिड का, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कौन सब्सटेंस किस में चेंज होता है, किसका एन फैक्टर कितना है। ऑक्सैलिक एसिड में बनता है ऑक्सैलेट आयन C2O4 2 नेगेटिव, और ये चेंज होता है बेटा CO2 में। तो यहां पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3, इसका है +4।
तो कितने का चेंज आया बेटा, 2 का चेंज आएगा, मींस 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लूज करेगा। तो n फैक्टर हो गया इसका 2। ये मैं आपको एक जो इसमें इमेज भेज दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसका n फैक्टर कितना होता है। तो इसका n फैक्टर आ गया 2 बेटा, ठीक है। तो अब लगा लीजिए फॉर्मूला। और अगर आप KMnO4 का देखना चाहते हैं तो MnO4 नेगेटिव है, अगर एसिडिक मीडियम है तो वो चेंज होता है Mn2 पॉजिटिव में। तो यहां पे देखिए बेटा कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, या कितना ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका डिक्रीज हुआ है। यहां पे आपके पास +7 से गया है 2 में, तो 5 का डिक्रीज आया बेटा, तो 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। मीन्स इसका जो n फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब लगा लीजिए आप, तो क्या होगा आपके पास, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 will be equal to इक्विवेलेंट्स ऑफ किसका बेटा है, H2C2O4 दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगी। तो इक्विवेलेंट्स मैंने बता दी क्या होगा, मींस मोल्स मल्टीप्लाई बाई, तो इसका मास मान लिया हमने W और डिवाइड बाई मोलर मास, और KMnO4 का 150 होता है बेटा जो मोलर मास होता है, और इनटू में n फैक्टर कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू, ये मोल्स हो गए हमारे पास, और इसके मोल्स हमने निकाले हैं, दैट इज 0.01, और इनटू में n फैक्टर हो गया बेटा इसका 2, और n इसका जो n फैक्टर आएगा दैट इज W/158 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 0.01 इंटू 2। तो आपको W निकालना है, तो W विल बी इक्वल टू 0.01 इंटू 2 इंटू 158 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज 5। तो इसको देखो कैलकुलेट करते हैं, और देखिए बेटा इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास जो आंसर आएगा 0.632 ग्राम। ये बेटा आपका आंसर आ गया। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, इक्विवेलेंट्स निकालिए और इक्विवेलेंट से डायरेक्ट आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने, ए मेटल कार्बोनेट ऑन हीटिंग इज कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड एंड इज रिड्यूस्ड टू 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल वेट, देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लो आपके पास कोई मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है बेटा, ठीक है। अब इसको आपने हीट किया और ये किस में चेंज हो गया बेटा, मेटल ऑक्साइड में चेंज हो गया। तो आपसे क्या बोला गया कि भाई इसके जो मास में जो इसका वेट है उसमें जो वो आया रिड्यूस आया, तो कितना बचा है, सिर्फ 60% रिड्यूस हो गया भाई। इसका मतलब अगर 100 ग्राम है तो कितना बचा, 60 ग्राम बचा बेटा मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पे क्या होगा आपके पास CO2 बाहर निकल जाएगी आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सीधी सी बात है बेटा, इनके जो इक्विवेलेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाएंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट will be equal to equivalent of metal oxide, दोनों के बराबर हो जाएंगे बेटा। और इक्विवेलेंट वेट मैंने बता दिया क्या होता है कि मोल्स मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर। तो देखिए अब हमें क्या करना है, गिवन मास, इसका लेट मास मान लिया हमने मेटल कार्बोनेट का 100 और डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। अब मेटल कार्बोनेट का वेट वो लेना है बेटा हमने, तो E मान लिया हमने, E जो है कैपिटल E इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब मेटल में क्या है, मेटल कार्बोनेट में क्या है, मेटल है प्लस में कार्बोनेट है, तो मेटल का तो E मान लिया, प्लस कार्बोनेट का कितना आएगा बेटा। कार्बोनेट के लिए देखिए कैसे निकालेंगे, कार्बोनेट का बहुत सिंपल सा तरीका है, CO3 2 नेगेटिव होता है बेटा कार्बोनेट। इसका मास देख लें कितना है, 48 48 और 12 60 हो गया, और n फैक्टर कितना हो गया बेटा 2 30 आ गया। ध्यान रखें इसका, तो E प्लस 30 क्लियर है। तो क्या किया, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, ये हो गया आपके पास इक्विवेलेंट क्या निकला इसका बेटा, और दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड निकालना आपने। तो इसका मास कितना बचा, कितना रह गया आपके पास 60 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट मेटल का E हो गया, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा बेटा 16 डिवाइड बाई 2 तो 8 बेटा।
क्लियर है आई थिंक आप बात आपको। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी बेटा, तो कितना बचेगा 10e प्लस 80, दैट विल बी इक्वल टू 6e प्लस 180 हो जाएगा बेटा। हमें इक्विवेलेंट वेट चाहिए जस्ट। तो यहां क्या बचेगा 4e इज इक्वल टू 100 और e इज इक्वल टू 25। ये आपका आंसर आ गया बेटा। तो देयर फॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 25 ग्राम। ये आंसर हो गया बेटा आपके पास। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, एक क्वांटिटी ऑफ 0.298 ग्राम ऑफ क्लोराइड ऑफ मेटल yield 0.348 ग्राम ऑफ सल्फेट ऑफ सेम मेटल, देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। बेटा सेम क्वेश्चन है जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, कोई चेंज नहीं है इसमें। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट मान लेंगे। लेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना मान लेंगे बेटा, ई मान लिया। तो अब क्या होगा आपके पास, देयरफॉर इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल क्लोराइड will be equal to equivalents of मेटल सल्फेट। क्योंकि क्लोराइड को किस में चेंज हो रहा है, देखिए आप मेटल क्लोराइड है वो चेंज हो रहा है मेटल सल्फेट में, सेम मेटल में। तो दोनों की जो इक्विवेलेंट्स हो वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बेटा। निकाल लीजिए, लगाइए फॉर्मूला। तो इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेगा, मास मींस 0.298 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट बेटा मेटल का तो हमने ई लिया हुआ है, और क्लोरीन इसका क्लोराइड का कितना हो जाएगा आपके पास। क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, तो इसीलिए 35.5 अपॉन 1, क्योंकि 35.5 जो एटॉमिक मास है इसका, तो 35.5 अपॉन 1 कितना आ गया, 35.5 आ गया बेटा। दैट विल बी इक्वल टू कितना दिया है सल्फेट का मास 0.348 अपॉन ई प्लस, अब बेटा सल्फेट का लेना हमने, तो सल्फेट का फॉर्मूला हो गया SO4 2 नेगेटिव बेटा। तो सल्फर का जो मास है वो कितना 32 और इसका 64, तो 64 और 32 कितना हो गया बेटा 96। तो 96 इसका मास हो गया, और डिवाइड बाई एन फैक्टर हो गया 2, 96 अपॉन 2 हो गया 48, तो ये 48 आ जाएगा बेटा इसका। अब क्या करना है बेटा, ई के लिए सोल्व करना है जस्ट आपने। तो देखिए ई प्लस 48 अपॉन E plus 35.5 that will be equal to 0.348 upon 0.298। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आएगा, तो देखिए बेटा अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 1.678। तो यहां से अब आप क्या करिए, E plus 48 दैट इज इक्वल टू E इंटू 1.678 प्लस 1.678 इंटू 35.5। क्लियर है बेटा। तो इसको यहां से यहां ले आओ तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये दैट इज 0.678 ई दैट इज इक्वल टू 48 माइनस 1.678 इंटू 35.5। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आएगा 35.5 से तो 41.4, तो इसका मतलब 48 माइनस 41.45 ये आ गया बेटा। तो यहां से आपके पास E विल बी इक्वल टू कितना बचेगा बेटा, ये 48 में से अगर माइनस किया तो ये 5 6 ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो 6.55। अब आपने क्या करना है बेटा, डिवाइड बाय 0.678। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, देखिए बेटा इसमें थोड़ी सी न्यूमेरिक जो थी हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, तो 1.1678 आना था, 1.1678। तो इसको कर लीजिए आप 1.1678, 1.1678। तो यहाँ पे 1678 1678। तो देखिए अब
अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो इसको 35.5 से, तो आपके पास जो आएगा ये 35.5 इंटू 1.1678, तो ये आ जाएगा बेटा 41.45। हाँ ये तो ठीक है आपका। और यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करोगे आगे, तो देख सकते हैं आप 6.55 और डिवाइड बाई 0.1678, तो यहाँ पे 1 ले लीजिए आप। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा बेटा डायरेक्टली 39। तो इसका मतलब है देयर फॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 39 ग्राम। तो इस चीज का आप ध्यान रखें बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 ग्राम ऑफ एसिड, और एसिड का फॉर्मूला दिया आपको C6H10O4 requires 0.768 ग्राम ऑफ KOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो आपसे क्या पूछा, हाउ मेनी न्यूट्रलाइजेबल हाइड्रोजन, इसका मतलब है कितने H पॉजिटिव आयन देगा ये एसिड, एटम्स आर इन द मॉलिक्यूल। तो आपको क्या करना है बेटा, सीधी सी बात है कि भाई इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या बेटा KOH, सेम फॉर्मूला होगा। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड निकालना है बेटा, कितना ग्राम दिया है 1 अपॉन में इसका मोलर मास, और मोलर मास देखिए बेटा कितना आ जाएगा 72, 64 एंड 10। 72 है ना बेटा, 12 इंटू 672 और 64 कितना आ जाएगा 6 146 ये है आई थिंक, या तो डिवाइड बाय 146। और इसका बेटा हमें एन फैक्टर नहीं पता है, तो इसलिए इसको एन से एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने इसका एन फैक्टर निकालना है। दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ KOH। KOH का मास कितना दिया आपके पास 0.768, और इसका जो आपके पास मोलर मास होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 39 इसका हो गया, प्लस 1 प्लस 16, तो 40 और 46 हो जाएगा, सॉरी 40 और प्लस 16 दैट इज 56 आ गया बेटा। और एन फैक्टर KOH का कितना हो गया 1, क्योंकि एक ही OH देता है बेटा, OH नेगेटिव। अब हमें क्या एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा, तो एन विल बी इक्वल टू 0.768 अपॉन 56 इंटू 146। तो देखिए जब इसको कैलकुलेट कर तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 112.128 अपॉन 56 एंड दैट बिकम्स इक्वल टू 2.002। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 ले लेंगे इसको अप्रोक्सीमेट बेटा। तो इसमें जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन थी वो 2 थी। तो आपने ध्यान रखना है, जो आज आपको इस तरह से न्यूमेरिकल की कुछ एक प्रैक्टिस करवाई, आप भी बेटा ऐसे प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियो में जो है और न्यूमेरिकल आपको करवाए जाएंगे। ओके बेटा, थैंक्स।